हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेज यूपी पर। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने हिंदी का मॉक टेस्ट देखा था, 20 क्वेश्चन हमने किए थे। आज की इस वीडियो में हम फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी का मॉक टेस्ट देखेंगे, जिसमें कुल हमारे 20 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ और आ का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि अ और आ का उच्चारण स्थान कौन सा है। पहला है ऑप्शन हमारा दंत्य, तालु, कंठ या मूर्धा। तो जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने समझा था केटीएम 2 से, इसका ट्रिक हमने केटीएम 2 के माध्यम से समझा था। केटीएम 2 के से जो होता है हमारा कंठ होता है। तो जो क वर्ग का होता है क ख ग घ अंग, ये क वर्ग के हमारे जो होते हैं 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो क वर्ग का जो होता है क ख ग अंग, ये कंठ का इसका उच्चारण स्थान होता है। टी फॉर होता है हमारा तालु, यानी कि जो च वर्ग का होता है ये तालु इसका उच्चारण स्थान होता है। मूर्धन्य एम फॉर मूर्धन्य होता है, ये ट वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। तो वर्ग डी फॉर होता है दंत्य, इसके अंतर्गत आते हैं। और ओ फॉर ओष्ठ होता है, इसके अंतर्गत प फ ब भ म, ये प वर्ग के आते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके अतिरिक्त जो होता है कंठ में क वर्ग के साथ साथ ये भी हमने समझा था कि जो पांचवा होता है हमारा वो अनुनासिक होता है। हर वर्ग का पांचवा अनुनासिक होता है। और इसके साथ जो हमारा कंठ होता है क वर्ग के साथ, इसमें ह भी क्या होता है, ह का भी उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। इसके अलावा ई और य और स, इसका जो होता है ये तालव्य होता है उच्चारण स्थान। इस चीज़ को भी आप कहीं लिख लेंगे। एक मिनट। छोटी, बड़ी और य और स, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य, यानी कि तालु होता है। उसके बाद जो हमारा स र ल है, ये दंत्य होता है इसका उच्चारण स्थान। तो वर्ग के साथ स र ल आप सरल से याद कर सकते हैं, सरल। ऐसे आप याद करेंगे कि दंत्य से इसका उच्चारण स्थान होता है, दंत्य। ठीक, इसके अलावा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या होता है, ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान होता है। अगर ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे अगर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है, यानी कि पहले कौन सा तत्सम है, तद्भव है, ये आप देख लीजिए। तो आम तद्भव है, इसको आम्र इसका तत्सम रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आम्र। ठीक, हाथ का जानते हैं हस्त होगा, इसका तत्सम रूप तो ये क्या है, तद्भव है। दूध का दुग्ध हो जाएगा, तो ये भी हमारा तद्भव है। लेकिन आपसे पूछा है कि तद्भव नहीं है, तो मयूर जो है ये तद्भव नहीं है, यानी कि ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो सबसे पहले जो पर्यायवाची हो उसको आपको अगर पता हो तो उसको आप निकाल लेंगे। शशि सबको पता है चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, हिमांशु भी होता है और इंदु भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। लेकिन राका नहीं होता है। राका रात या निशा का पर्यायवाची होता है। ठीक, ये रात का पर्यायवाची है, निशा भी होता है। इस चीज़ को आप कहीं नोट करके लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है। अल्प प्रचुर, उग्र सौम्य, उर्वर या ऊषर, घात प्रघात, बताएंगे। तो इसमें जो एकमात्र हमारा सही विकल्प बचता है वह है उत्तर हमारा विकल्प 4, यानी कि घात का जो विलोम शब्द है ये इसका सही युग्म नहीं है विलोम शब्द, क्योंकि घात का विलोम क्या होगा, प्रतिघात होता है। अल्प का आपको पता है, ये अल्प मतलब थोड़ा, प्रचुर मतलब बहुत अधिक मात्रा में, उग्र का भयानक हो जाएगा और सौम्य का बहुत ही सरल, ठीक, या सुंदर हो जाएगा।
उर्वर का हम सभी को पता है उपजाऊ होता है, और ऊसर का क्या होगा, अनुपजाऊ होता है। आपने सुना होगा, कहते हैं लोग गांव में ऊसर खेत है, यानी कि अनुपजाऊ खेत है, वहाँ उपज नहीं होती है, कम मात्रा में होती है। उर्वर आपको पता है उपजाऊ होता है। तो यहाँ पे एकमात्र हमारा सही विकल्प है घात का होगा प्रतिघात, तो यहाँ पे ये हमारा सही उत्तर बनता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको इनमें से बताना है कि बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा को क्या कहते हैं। एक शब्द में आप क्या कहेंगे, उच्चायुक्त कहेंगे या उच्चस्थ कहेंगे या उच्चाकांक्षा कहेंगे या उछा कहेंगे। इसमें है विकल्प हमारा तीसरा सही, उच्चाकांक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है इनमें से। पहला, बेटियां पराए घर का धन होता है। होता है नहीं, होती हैं, ये गलत हो गया हमारा। मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है। तीसरा है, मैंने राम को पूछा। क्या पूछा। चौथा है, मेरा प्राण संकट में है। ये भी गलत है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, मेरा प्राण संकट में है, साउंड भी ये अच्छा नहीं कर रहा है, और न ही इसमें पूर्ण विराम है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे आप। एकमात्र हमारा सही विकल्प बचता है, मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको इसमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। हकीकत है, हड़कंप है, समाज है या हक है, बताएंगे। तो इसमें हमारा सही विकल्प है ऑप्शन जो है हमारा पहला सही है, हकीकत। फॉर एग्जाम्पल आप पहले एग्जाम में अगर पूछता आपसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो आप एक बार बोल के देखेंगे वो चीज़। कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लेंगे और उसमें जोड़ के उस वर्ड को बोलेंगे। जैसे आज उसकी हकीकत समझ में आई। आई मतलब कि स्त्रीलिंग, आज उसकी हकीकत समझ में आई। हड़कंप क्या कहते हैं लोग, हड़कंप मच गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पुल्लिंग शब्द हो जाता है। समाज, समाज हम सबको पता है ये पुल्लिंग शब्द है। समाज में ये होता है, समाज में ये चीज़ें व्याप्त हैं, ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। हक, हक जताते हैं, जताती नहीं है, हक जताया जाता है। हक, उसने हक जताया, ये क्या हो गया हमारा, तीनों पुल्लिंग शब्द हो गया। एकमात्र हमारा सही विकल्प है हकीकत। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंध कारक प्रसर्ग यानी कि प्रसर्ग का प्रयोग किया गया है। हमने अपने पिछले दोनों वीडियोस में ही ये चीज़ समझा है, कर्ता ने कर्म को। तो आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन 1 है हमारा, ऑप्शन 1 में लिखा है, राम ने रावण को बाण से मारा। दूसरा है, सीता ने रोटी खाई। तीसरा है, मेरी पुस्तक कहाँ है। और चौथे में है, कपिल गेंद खेल रहा है। आपको बताना है कि किसमें संबंध कारक है। तो हमने पढ़ा हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को या के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अपादान से संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, ये सभी हमारे क्या होते हैं, कारक होते हैं। कारक हमने समझा था कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये तो हमने देख लिया। अब जहाँ पे कारक होता है वहाँ पे कौन सा समास होता है, वहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास होता है। ये भी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, राम ने रावण को बाण से मारा, ये तो होगा नहीं। सीता ने रोटी खाई, ये कर्ता हो जाएगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। एकमात्र सही विकल्प है हमारा C3, मेरी पुस्तक कहाँ है, ये हमारा सही उत्तर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से कौन सी क्रिया बनती है। अकर्मक क्रिया नहीं, सकर्मक क्रिया ये भी नहीं, संयुक्त क्रिया नहीं, ये बनती है यौगिक क्रिया। 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। अवनीश ने खाना खा लिया होगा, आपको ये बताना है और सही उत्तर देना है। क्योंकि अपने पिछले वीडियो में हमने इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा था कि सामान्य भूतकाल कब होता है, हेतु हेतुमत भूतकाल कब होता है, और संदिग्ध भूतकाल कब होता है, और सामान्य भविष्यकाल कब होता है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। हेतु हेतुमत भूतकाल यहाँ पे तो होगा नहीं, सामान्य भूतकाल भी नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन सा होगा, एकमात्र विकल्प हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 3, संदिग्ध भूतकाल। अवनीश ने खाना खा लिया होगा, यानी कि आपको कंफर्म नहीं है कि वो आपने देखा तो है नहीं कि खाया है कि नहीं, खा लिया होगा यानी कि संदिग्ध है ये चीज़, तो यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल हो जाता है हमारा। ठीक,
आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ एक बार से मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप जाकर एक बार देख सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे हमारे, आपको समझ में भी आएगा काफ़ी चीज़ें, ठीक। और आप इसमें भी बताएंगे वीडियो में कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया, वीडियो के अंत में आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए देखते हैं 11वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में लघुतावाचक प्रत्यय है। आपको इसमें प्रत्यय बताना है, भूखा में है, रंगीला में है, भतीजा में है या सपोला में है, बताएंगे। तो इसमें कहीं आपको प्रत्यय दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमको पता है कि सांप जो होता है ये मूल शब्द होता है। क्या होता है? सांप मूल शब्द होता है। लेकिन अगर इसमें आप ओला प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाता है सपोला, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो चौथे नंबर का बिल्कुल ही सही है, सपोला में लघुतावाचक प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, यशोदा शब्द का उचित संधि विच्छेद है। आपको यशोदा शब्द का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? यशो जमा दा या यश य जमा सोदा या यश जमा दा या यश जमा दो, कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसमें हमारा एकमात्र सही विकल्प है यश जमा दा, यशोदा का सही संधि विच्छेद, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाय बैल पद में समास है। आपको बताना है कि गाय बैल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है? नहीं। द्विगु समास है? नहीं। कर्मधारय समास है? नहीं। क्योंकि हम इसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं? क्योंकि हमने इसे समझाया भी, कल की वीडियो में हमने समझाया अव्ययी भाव समास कब होता है, द्विगु समास कब होता है, तत्पुरुष समास तो अभी हमने ठीक पहले ही समझा, जहाँ पे हमको कारक मिल जाए वहाँ पे हम तत्पुरुष समास कर देते हैं। द्विगु समास कब होता है? जब आपको संख्या मिल जाती है, संख्यावाचक होता है। जैसे हमने समझा था तिकोना, चौराहा, शताब्दी, ये सारी चीज़ें आए ऐसे एग्जाम्पल जहाँ संख्या आपको दिखे वहाँ पे आप आंख बंद करके द्विगु समास लगाएंगे। कर्मधारय समास भी हमने समझा था। यहाँ पे एकमात्र सही विकल्प बचता है हमारा द्वंद्व समास। गाय बैल पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ओके, चलिए एक बार से और हम इस ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। गाय बैल पद में समास है द्वंद्व, ये अभी हमने समझा। अब कैसे है? गाय बैल का जब आप समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? गाय और बैल। और हमने समझा था कि जहाँ पे और, अथवा, या, एवं ये सभी आए वहाँ पे हमारा द्वंद्व समास होता है। दोनों पदों को मिलाते समय ये सारी चीज़ें आएंगी और योजक लुप्त हो जाए, वहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। योजक चिन्ह आपको पता है, जैसे हम माता पिता लिखते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं? योजक चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण और समझ लेते हैं। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। नर नारी, नर और नारी, यहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। योजक चिन्ह है ठंडा गरम में, आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरह से लिखेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे ठंडा या गरम, नर और नारी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। अव्ययी भाव समास कब होता है? जहाँ प्रथम पद यानी कि पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसे हमने बहुत अच्छे से समझा था कि जहाँ पे आपको पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि मिलते हैं, आप वहाँ पे अव्ययी भाव समास टिक कर सकते हैं। उदाहरण यथामति यानी कि मति के अनुसार, प्रतिदिन यानी कि दिन प्रतिदिन हम कहते हैं ना प्रतिदिन, वो वहाँ पे हमारा क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अब द्विगु समास अभी हमने ठीक पहले समझा, आई होप अब उसको फिर समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक है। यहाँ पे तिराहा, तिकोना कर सकते हैं, शताब्दी कर सकते हैं, नवरत्न यानी कि नवरत्नों का समूह, आपको संख्या मिलेगा, वहाँ पे द्विगु समास होता है। कर्मधारय कब होता है? वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है और पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, वहाँ पे क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। हमने समझा था इसका उदाहरण कल भी, चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण। क्या हो रहा है यहाँ पे? चरण की तुलना किससे हो रही है? कमल से हो रही है, चरण कमल हो जाता है, उसका आप समास विग्रह करेंगे कमल के समान चरण, चरण की तुलना हो रही है कमल से, वहाँ क्या होगा? कर्मधारय होगा। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे नील गगन, नील गगन यानी कि नीला है जो गगन, यहाँ पे कर्मधारय समास हो रहा है, ओके। और जैसे देहलता यानी कि देह रूपी लता, यहाँ पे क्या हो रहा है? समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच क्या आ रहा है? के समान है जो
रूपी। ये सारे शब्द आ रहे हैं, इन सारे शब्द का जहाँ पे प्रयोग हो रहा है वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारा। निम्न शब्दों में अनुनासिक अयोगवाह का उदाहरण कौन सा है? आपको इसमें से अनुनासिक अयोगवाह का उदाहरण बताना है, कौन सा है? हंस है, हश्व है या हरि है? तो अनुनासिक अयोगवाहक आप जहाँ पे आपको चंद्र बिंदु मिले आप वहाँ पे टिक कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, माँ, चांद, ये सभी क्या है? आपको ये सभी उदाहरण मिल जाएंगे। कुंवर भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। चंद्र बिंदु आपको मिलेगी वहाँ पे आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। आग में घी डालने का मुहावरे का सही अर्थ बताएंगे। हवन करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्रोध भड़काना, देखते हैं। आहुति देना, बिल्कुल भी नहीं। अपमान करना, बिल्कुल भी नहीं। एकमात्र सही विकल्प है हमारा ऑप्शन सेकेंड, क्रोध भड़काना। कहते हैं ना आग में घी न डालो, यानी कि क्रोध मत भड़काओ। कोई इंसान क्रोध में रहता है, गुस्से में रहता है और कोई दूसरा उसको क्या करता है, आग में घी डालता है, तो हम कहते हैं आग में घी न डालो, यानी कि क्रोध और मत भड़काओ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, निम्न में से कौन सा अलंकार है? अब फिर अलंकार पूछता है हमसे। अलंकार भी हमने ऑलरेडी समझा हुआ है चैनल पर, आप प्लीज़ एक बार से पिछला वीडियो देख सकते हैं, देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हमने समझा था क्या होता है, इसमें अनेकार्थी शब्द का प्रयोग होता है। एक शब्द होते हैं पर उसके कई अर्थ होते हैं। यहाँ पे बताया गया कि सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, कभी को व्यभिचारी चोर बताया गया, इसका अनेकार्थी शब्द है ये, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। और एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानो शून। यहाँ पे पानी एक शब्द है लेकिन उसका अनेक अर्थ है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना होती है। जब उत्प्रेक्षा अलंकार आपको कहीं मिले, मनु जनु मेरे जानते मनहु मानो इउ निश्चय आदि आए, तो जैसे मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु ज्यों त्यों एव, ये सारे शब्द जहाँ पे आते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है हमारा। उपमा अलंकार कब होता है? जब आपको ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य, सरिस, ये सारे वर्ड जहाँ पे आते हैं वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। इसमें जैसे एक एग्जांपल समझ सकते हैं, सागर सा गंभीर हृदय हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? सागर सा, सागर जो है उपमान है। ठीक, यहाँ पे कहीं लिख देते हैं सागर सा गंभीर हृदय हो। अब यहाँ पे क्या है? सागर क्या है? उपमान है। ठीक, वाचक शब्द इसमें सा है, सा वाचक शब्द है। गंभीर साधारण धर्म है और हृदय जो है वो उपमेय है। हृदय क्या है? उपमेय है। तो यहाँ पे क्या होता है कि तुच्छ यानी कि हीन जो होता है, वस्तु का श्रेष्ठ वस्तु से तुलना हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सागर सा गंभीर हृदय हो, हृदय की क्या तुलना हो रही है? सागर सा, मतलब सागर सा गंभीर हृदय हो। गिर सा ऊंचा जिसका मन हो, यहाँ पे सा आपको मिल रहा है ना, अभी मैंने आपको बताया सम, सा, सी, तुल्य, सरिस, ये सारे वर्ड जहाँ पे आए वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगला है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? एक से अधिक बार एक शब्द आता है वहाँ पे, पर उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग हो जाता है, यमक अलंकार होता है। और हमने ये भी समझा था अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है? वर्डों की आवृत्ति जहाँ पे बार बार आपको मिले वहाँ पे आप आंख बंद करके अनुप्रास अलंकार लगाकर आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल होता है, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे च वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है ना, च वर्ड की बार बार आवृत्ति। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, वगैरह विथिन में भ्रमर, या ये भी समझ सकते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। इसमें क्या होता है? लास्ट में तुक भी मिलता है, वहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। अगला क्वेश्चन है, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ सही है? आपको बताना है इसमें कि गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का इनका कौन सा जोड़ सही है। पहला ऑप्शन है ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार, बेईमान नताली पुरस्कार, या अर्धनारीश्वर व्यास सम्मान, या आमा ज्ञानपीठ।
तो इसमें हमारा सही विकल्प जो है वह है ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का। ये आपको गद्यांश दिया है, आपको पढ़ के इसका सही उत्तर निकालना है। प्रश्न क्या है, सूझ का रास्ता से तात्पर्य आपको बताना है कि सूझ का रास्ता से क्या तात्पर्य है। पहले तो आप ये पढ़ेंगे स्टोरी। भगवान परलोक चला गया, घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। ये सारी चीज़ आप पढ़ के इसका उत्तर देते हैं। तो पहले एक बार सारी चीज़ें पढ़ेंगे फिर हम उत्तर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है सूझ का रास्ता से क्या तात्पर्य है। विकल्प है हमारा, पहला है सार्थक उपाय, दूसरा अपरिचित रास्ता, तीसरा दिखाई देने वाला रास्ता या देखा हुआ रास्ता। तो इसका एकमात्र सही विकल्प है हमारा सार्थक उपाय, न कि अपरिचित रास्ता, दिखाई देने वाला रास्ता या देखा हुआ रास्ता। आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। मैंने पढ़ लिया हुआ है, आप भी एक बार से पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न पूछा है संभ्रांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको ये पढ़ना है और बताना है कि संभ्रांत का पर्यायवाची नहीं है, क्या है वो पहले आप निकाल लेंगे। संभ्रांत का पर्यायवाची क्या है वो देखते हैं। तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको संभ्रांत मिलेगा। संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ न सकी। तो इसमें क्या होगा, संभ्रांत का पर्यायवाची भद्र हो जाएगा, सभ्य भी हो जाएगा, शिष्ट भी हो जाएगा, लेकिन सुंदर नहीं होगा। तो एकमात्र सही विकल्प है हमारा ऑप्शन जो है 4। और भी पर्यायवाची शब्द हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार से। सबसे पहले तो सुंदर का पर्यायवाची आप जान लीजिए कि रुचिर, प्यारा, चारु, आकर्षक, रम्य, खूबसूरत, सुहावना भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हमारे सुंदर का पर्यायवाची शब्द हैं। संभ्रांत का भी हमने देखा शिष्ट है, अनुशासित है, भद्र हो जाएगा, सौम्य हो जाएगा, शालीन और सभ्य और विनम्र, ये सारी चीज़ें संभ्रांत का पर्यायवाची हो जाएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द अनुपम का क्या होगा, अपूर्व, अतुल, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत, अनन्य। ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे क्योंकि पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। इज्जत का हम सभी को पता है मान, प्रतिष्ठा, आदर, आबरू होता है। उग्र का प्रचंड, उत्कट, तेज, महादेव, तीव्र, विकट, ये उग्र का पर्यायवाची हो जाएगा। कृपा का प्रसाद, करुणा, अनुकंपा, दया, अनुग्रह होगा। खग का हमें पता है पक्षी होता है, द्विज होता है, अंडज होता है, शकुनी और पखेरु होता है। गहन का देख लेंगे एक बार, अभेद्य, दुर्गम, घना, निविड़, सघन, गंभीर, पहरा। घोषणा का होता है उद्घोषण, ऐलान, सूचना, विज्ञप्ति, अधिसूचना और डुगी। अदृश्य का ओझल होगा, गायब होगा, अंतर्ध्यान होगा, तिरोहित होगा, लुप्त होगा, विलुप्त और विलीन हो जाएगा। भाग्य का किस्मत, तकदीर, नसीब, ये हम सभी को पता है। नियति, भावी, किस्मत, ये सारी चीज़ें किसका होगा, भाग्य का पर्यायवाची शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन पर, जिसमें हमसे पूछा है वियोग शब्द का विलोम क्या है। आपको इसमें वियोग का विलोम बताना है। सुयोग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये दूसरे ही ऑप्शन पर दे दिया गया, इसको चौथे पे होना चाहिए। मनोयोग भी नहीं होगा, एकमात्र सही विकल्प क्या है हमारा, संयोग। वियोग का विलोम क्या होगा, संयोग, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला आएगी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें फिर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया 20 में से। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे। प्लीज़ जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक बार से लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।